तो आज के क्लास में आपका WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स कराया जाएगा। तो WBC का फुल फॉर्म हुआ वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसका WBC के अन्य नाम क्या हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं के अन्य नाम क्या हैं? तो ल्यूकोसाइट है। क्या है अन्य नाम? ल्यूकोसाइट्स। मतलब WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्वांटिटी में WBC कितना होना चाहिए? तो क्वांटिटी में मतलब हमारे शरीर में WBC कितना होना चाहिए? तो 8 से 10,000 पर 100 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए। मतलब 100 ml हीमोग्लोबिन में 8,000 से 10,000 WBC होना चाहिए। 100 ml हीमोग्लोबिन में 8 से 10,000 WBC होना चाहिए। 100 ml हीमोग्लोबिन में 8 से 10,000 WBC होती है। ये होती है कहा जाए या होना चाहिए। HB लिखने का मतलब क्या हुआ? हीमोग्लोबिन। और 100 ml तो मतलब 100 ml हीमोग्लोबिन में 8,000 से 10,000 WBC होना चाहिए। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? मतलब निर्माण कहाँ होता है WBC का? तो WBC का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण कहाँ होता है? तो जहाँ रक्त का निर्माण होता है वहीं पर होगा, क्योंकि रक्त में WBC होता है। तो रक्त का निर्माण जब बोन मैरो में होता है तो WBC का भी निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा। WBC का भी निर्माण बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। इसका लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल क्या है WBC का? लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल। तो WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन। यदि जो मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम 21 दिन होता है। WBC का जीवन काल मैक्सिमम 21 दिन होता है। जीवन काल मैक्सिमम इसका कितना होगा? तो 21 दिन। और इसकी मृत्यु WBC के कहाँ होता है? तो WBC का मृत्यु थोड़ा मात्रा में लीवर में होता है। मृत्यु यानी कि डेथ WBC का थोड़ा मात्रा में किस में होता है? तो लीवर में होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में होता है। ब्लड में ही WBC का मृत्यु होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़ा मात्रा में लीवर में होता है। अब पूछेगा कि ज़्यादा से थोड़ा मात्रा में लीवर में इसका मृत्यु होगा और ज़्यादा मात्रा में ब्लड में होगा। तो WBC का जहाँ मृत्यु होता है वहीं रीजनरेशन भी होता है। पुनर्निर्माण। रीजनरेशन मतलब रीजनरेशन। WBC का रीजनरेशन कहाँ होता है? पुनर्निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड में ही होता है। किसमें होगा? ब्लड में। ब्लड में होता है रीजनरेशन, पुनर्निर्माण WBC का। अब एक इसमें पॉइंट में लिखना है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन WBC, मतलब केंद्रक है जो कि WBC में पाया जाता है। केंद्रक जो है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन WBC। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन WBC मतलब केंद्रक WBC में पाया जाता है। अब RBC और WBC का अगर जो रेशियो पूछे यानी कि अनुपात पूछे, RBC और WBC का रेशियो अनुपात पूछे तो कितना होगा? तो 600:1 होता है। 600:1 होता है। RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है।
डब्ल्यूबीसी का शेप मतलब आकार, डब्ल्यूबीसी का शेप है, आकार जो है वो निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित है। तो लिख सकते हैं शेप है जो कि नॉट फिक्स्ड है। डब्ल्यूबीसी का शेप नॉट फिक्स्ड है, मतलब निश्चित नहीं है। मतलब कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी का आकार जो है अनिश्चित है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित है। अमीबा के आकार के जैसा, किसके आकार के जैसा? अमीबा के आकार के जैसा, अमीबा के आकार के जैसा। डब्ल्यूबीसी का आकार जो है अमीबा के आकार के जैसा होता है। तो अमीबा का आकार कैसा होता है? तो अमीबा का आकार भी अनिश्चित होता है, तो डब्ल्यूबीसी का भी आकार अनिश्चित होता है। अब है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, यानी कि फंक्शन। तो डब्ल्यूबीसी जो है उसका कार्य क्या है? तो इम्यूनिटी देना डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। इम्यूनिटी देना मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता देना डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। इम्यूनिटी देना मतलब रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता देना डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। इम्यूनिटी बोले तो उसका हिंदी में यही समझना है कि रोगों से लड़ने के प्रति डब्ल्यूबीसी लड़ने के लिए क्षमता देता है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है कि रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता देना डब्ल्यूबीसी का कार्य है। अब है कि डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे नाम हैं। डब्ल्यूबीसी के नाम मतलब उन्हें अन्य नाम, पहला नाम तो डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम में लिखा दिया गया था कि ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। लेकिन और इन्हें बहुत से नाम से पुकारा जाता है डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी का अदर नेम मतलब अन्य नाम क्या क्या है? तो पहला है फाइटर सेल। डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल कहा जाता है। फाइटर सेल्स मतलब लड़ने वाली कोशिका। दूसरा है डब्ल्यूबीसी का नाम बॉडी गार्ड सेल। बॉडी गार्ड सेल्स, बॉडी गार्ड सेल्स। और फिर इन डब्ल्यूबीसी को इम्यूनिटी सेल भी कहा जाता है, मतलब प्रतिरक्षी कोशिका भी कहा जाता है। इम्यूनिटी सेल मतलब प्रतिरक्षी कोशिका भी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। और सोल्जर सेल्स मतलब सैनिक कोशिका भी कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। सोल्जर सेल मतलब सोल्जर सेल मतलब सैनिक कोशिका भी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। अब है कि डब्ल्यूबीसी के प्रकार। तो डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार हैं? तो डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं। पहले तो ये बटेगा 2 भाग में। डब्ल्यूबीसी के पहला नंबर 2 भाग होता है। तो 2 भाग होता है, उसमें
पहले वाले को कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट्स। क्या कहेंगे? ग्रे ग्रेनुलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी पहले दो भाग में बटेगा। तो पहले भाग क्या कहेगा? ग्रेनुलोसाइट्स मतलब कनिकामय, मतलब उसमें थोड़ा हर जगह कनी कनी जैसा निकला रहेगा, मतलब उसमें डॉट 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 जैसा रहेगा, डॉट 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 ये कहो या कनी निकला रहेगा। तो ग्रेनुलोसाइट्स होता है डब्ल्यूबीसी का पहला भाग। और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स मतलब कनिकामय डब्ल्यूबीसी होता है कनिकामय ग्रेनुलोसाइट्स। और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स मतलब आकनिकामय। तो ये दो प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं। अब इसके अंदर बांटा गया है 5 प्रकार में डब्ल्यूबीसी को। तो डब्ल्यूबीसी पहले नंबर तो दो भाग में बटा है, एक ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स। मतलब ग्रेनुलोसाइट्स मतलब कनिकामय और एग्रेनुलोसाइट्स मतलब क्या? आकनिकामय। तो ग्रेनुलोसाइट्स जो है इसको 3 भाग में बांटा गया है। मतलब डब्ल्यूबीसी जो है पहले होता है दो भाग में, एक ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स मतलब कनिकामय और आकनिकामय। अब ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी जो है 3 भाग में बटा है। तो 3 भाग में बटा है ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। तो पहला भाग जो है वो क्या है? तो न्यूट्रोफिल है। क्या है? न्यूट्रोफिल है। इसका हिंदी भी यही होगा, न्यूट्रोफिल है। ग्रेनुलोसाइट्स में है पहला जो है न्यूट्रोफिल है, दूसरा है इसिनोफिल। क्या है? इसिनोफिल है। और तीसरा जो है बेसोफिल है। क्या है? बेसोफिल। ये 3 प्रकार के डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। और इसमें जो है एग्रेनुलोसाइट्स इसको 2 भाग में बांटा गया है। तो इसमें पहला होता है लिम्फोसाइट्स, दूसरा मोनोसाइट्स। पहला होगा क्या? लिम्फोसाइट्स। दूसरा होगा मोनोसाइट्स। ये सभी का जो नाम लिख रहे हैं वही है, इन्हें कि इसका हिंदी होगा। हिंदी कोई नहीं होता है, हिंदी कुछ नहीं, सभी का इंग्लिश नाम ही होगा। इसको भी न्यूट्रोफिल इंग्लिश में लिख सकते थे, इसिनोफिल भी इंग्लिश में, बेसोफिल भी इंग्लिश में। तो डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स कनिकामय, दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स अकनिकामय। अब ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी जो है वो 3 प्रकार के डब्ल्यूबीसी में बटा हुआ है। पहला न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी, दूसरा इसिनोफिल डब्ल्यूबीसी, तीसरा बेसोफिल डब्ल्यूबीसी। और एग्रेनुलोसाइट्स जो है अकनिकामय डब्ल्यूबीसी, ये 2 प्रकार में बटा हुआ है, एक लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी, दूसरा मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी में। तब सबसे अधिक ये जो पांचों है, ये पांचों में पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सा डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में होता है, तो न्यूट्रोफिल होता है। सबसे अधिक न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी होता है। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी होता है हमारे रक्त में। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम होता है बेसोफिल। सबसे कम डब्ल्यूबीसी हमारे रक्त में
बेसोफिल होता है। अब सबसे छोटी पूछे कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है हमारे रक्त में, तो लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी हमारे रक्त में लिम्फोसाइट होता है। और सबसे बड़ी पूछे तो मोनोसाइट होता है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में, मतलब हमारे रक्त में, मोनोसाइट होता है। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी हमारे रक्त में लिम्फोसाइट होता है। सबसे अधिक पूछे सबसे अधिक कौन सा होता है डब्ल्यूबीसी हमारे रक्त में, तो न्यूट्रोफिल। और सबसे कम तो बेसोफिल। अब है कि कुछ नोट में लिखना है, नोट बनाकर, कि स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, मतलब स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल मतलब हमारे रक्त की सबसे छोटी कोशिका। हमारे रक्त की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? रक्त की यानी कि ब्लड की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? तो आरबीसी होता है। हमारे रक्त की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। अब दूसरा पूछे लार्जेस्ट ब्लड सेल, तो हमारे रक्त की सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या होगा? हमारे रक्त की सबसे बड़ी कोशिका तो डब्ल्यूबीसी होगा। हमारे रक्त की सबसे बड़ी कोशिका तो डब्ल्यूबीसी, और सबसे छोटी कोशिका रक्त ब्लड की तो आरबीसी। अब पूछेगा लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी हमारे रक्त की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी तो क्या होता है? तो मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट। अब पूछेगा स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी तो हमारे रक्त की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन होगा? तो लिम्फोसाइट होगा। लिम्फोसाइट्स। अब इसके आगे अब बात है कि पहचान हम लोग को करना है कि कौन सा बेसोफिल डब्ल्यूबीसी है, कौन सा इसिनोफिल डब्ल्यूबीसी है, कौन सा न्यूट्रोफिल है, कौन सा मोनोसाइट, कौन सा लिम्फोसाइट। तो ये सब का पहचान हम लोग कैसे करते हैं? तो पहला जो बेसोफिल डब्ल्यूबीसी तो बेसोफिल डब्ल्यूबीसी का पहचान क्या है? तो बेसोफिल जो होता है बाई लोब्ड होता है। बाई लोब्ड होता है। बाई लोब्ड न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी में बाई लोब्ड न्यूक्लियस होता है। बाई लोब्ड मतलब द्विकेंद्रकी कोशिका होता है, मतलब दो केंद्रक वाला कोशिका होता है। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी में द्विकेंद्रकी कोशिका, बाय मतलब द्वि हुआ, और लोब्ड मतलब केंद्र की, और न्यूक्लियस मतलब कोशिका, न्यूक्लियस मतलब केंद्र की। तो बाई लोब्ड मतलब क्या हुआ? अथी द्वि केंद्र की। तो इसमें जो है डब्ल्यूबीसी में बाई लोब्ड न्यूक्लियस होगा, मतलब द्वि केंद्र की द्विकेंद्र की कोशिका होगा, मतलब दो केंद्रक वाला कोशिका होगा। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी में दो केंद्रक वाला कोशिका होगा, जिसमें से एक जो होगा एक बड़ा होगा, एक कोशिका है जो बड़ा होगा, और एक
मतलब एक केंद्रक द्विकेंद्रकी कोशिका, मतलब केंद्रक इसमें होगा द्विकेंद्रकी कोशिका बेसोफिल डब्ल्यूबीसी में होता है, मतलब दो केंद्रक होता है, दो केंद्रक वाला कोशिका, उसमें से एक केंद्रक है जो कि बड़ा होगा, एक केंद्रक बड़ा होगा और एक केंद्रक जो है छोटा होगा। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी में दो केंद्रक होगा, द्विकेंद्रकी कोशिका मतलब दो केंद्रक होगा, उसमें से एक केंद्रक बड़ा होगा, एक केंद्रक छोटा होगा। अब है अगला इसिनोफिल। तो इसिनोफिल जो है, इसिनोफिल डब्ल्यूबीसी, तो इसिनोफिल डब्ल्यूबीसी जो है इसमें भी द्विकेंद्रकी कोशिकाएं होगा, इसमें भी बायलोब्ड न्यूक्लियस होगा, इसमें भी द्विकेंद्रकी कोशिका ही होगा। लेकिन बात है इसमें कि दोनों केंद्रक इसका बड़ा होगा, इसिनोफिल का दोनों केंद्रक बड़ा होगा, दोनों केंद्रक बड़ा होगा। इसिनोफिल डब्ल्यूबीसी का दोनों केंद्रक बड़ा होगा। अब है अगला कि न्यूट्रोफिल जो है, तो न्यूट्रोफिल जो है न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी, तो न्यूट्रोफिल में क्या होता है कि मोर देन टू न्यूक्लियस होता है, मतलब दो केंद्रक से अधिक केंद्रक इसमें होता है, मोर देन टू न्यूक्लियस, दो केंद्रक से अधिक केंद्रक होता है न्यूट्रोफिल में। ये सभी पहचान है, पूछेगा कि बेसोफिल के क्या पहचान है, तो बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब द्विकेंद्रकी होता है, उसमें से एक केंद्रक बड़ा एक केंद्रक छोटा होता है। इसिनोफिल डब्ल्यूबीसी के क्या पहचान है, तो उसमें बायलोब्ड न्यूक्लियस तो होगा, मतलब इसमें भी द्विकेंद्रकी कोशिका होगा, लेकिन दोनों का दोनों केंद्रक बड़ा होगा। अब न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, तो मोर देन टू न्यूक्लियस होता है, मतलब दो केंद्रक से अधिक केंद्रक होता है न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में। अब पूछेगा मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, तो मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी जो होता है, मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी में एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, मतलब एक केंद्रक होता है, लेकिन इसका आकार जो है किडनी के जैसा होता है। इसका शेप कैसा होता है, शेप यानी आकार जो है किडनी के जैसा होता है। मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी जो है उसमें एक न्यूक्लियस एक केंद्रक होगा, मतलब एक न्यूक्लियस होता है, मतलब हिंदी में कह सकते हैं एक केंद्रक होता है, और उसका आकार जो है किडनी के जैसा होता है। अब लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, तो लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी में भी एक न्यूक्लियस ही होता है, इसमें भी एक के न्यूक्लियस होगा। लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी में भी एक न्यूक्लियस ही होता है, लेकिन इसका आकार है जो बड़ा होता है, इसका आकार लार्ज होगा, मतलब बड़ा होगा। लिम्फोसाइट्स में भी एक न्यूक्लियस मतलब एक केंद्रक ही होगा, लेकिन इसका आकार है जो बड़ा होगा। अब ये सभी के कार्य जानना है, तो कार्य जानना है तो देखिए पहला जो है इसिनोफिल और बेसोफिल, ये दोनों का एक ही कार्य है, मतलब दोनों का समान कार्य है। बेसोफिल और इसिनोफिल, तो बेसोफिल और इसिनोफिल जो है दोनों का कार्य समान है, दोनों का कार्य समान है, तो दोनों का एक ही कार्य है, तो लिखेंगे कि दे प्रोवाइड्स फर्स्ट लेवल immunity, they provides first level
इम्यूनिटी। मतलब बेसोफिल और इसिनोफिल जो है दोनों का काम एक ही होता है। तो क्या होता है, दे प्रोवाइड्स फर्स्ट लेवल इम्यूनिटी। मतलब AWBC प्रथम स्तर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। मतलब बेसोफिल और इसिनोफिल WBC जो है, ये दोनों WBC दोनों का कार्य एक ही है। तो ये दोनों जो WBC है प्रथम स्तर की, फर्स्ट लेवल मतलब प्रथम स्तर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, बेसोफिल और इसिनोफिल। लेकिन हाँ, किसके अगेंस्ट, मतलब किसके विरुद्ध में, तो ये नॉन लिविंग नॉन लिविंग मतलब निर्जीव के विरोध में, मतलब निर्जीव के अगेंस्ट में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है बेसोफिल और इसिनोफिल। दोनों का कार्य एक ही है और दोनों क्या करती है कि प्रथम स्तर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन किसके अगेंस्ट, मतलब किसके विरुद्ध में, तो नॉन लिविंग मतलब निर्जीव के विरुद्ध में। अब इसमें समझना होगा कि निर्जीव क्या है। तो जैसे एलर्जी, पहला क्या है, एलर्जी। तो एलर्जी क्या है, निर्जीव ही है। एलर्जी तो निर्जीव ही है। तो जैसे किसी को एलर्जी है कोई किसी चीज़ से, मतलब कहीं धुआं हुआ हुआ, या कहीं मतलब जा रहा है रास्ता में तो कहीं स्वच्छ मतलब जगह पर नहीं है, वहाँ पर गर्दा उर्दा उड़ रहा है, धूल वगैरह उड़ रहा, तो उसको एलर्जी हो जाता है। तो एलर्जी ये क्या हुआ, निर्जीव ही हुआ। तो वही है कि बेसोफिल और एसिनोफिल जो है प्रथम स्तर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, लेकिन इसके अगेंस्ट तो निर्जीव के अगेंस्ट, नॉन लिविंग के अगेंस्ट मतलब निर्जीव के अगेंस्ट। और एलर्जी क्या है, निर्जीव है। जीव सजीव कहता तो जैसे जीवाणु होता, कवक होता, ये सब सजीव होता, लेकिन एलर्जी तो निर्जीव है। तो निर्जीव के अगेंस्ट बेसोफिल और इसिनोफिल रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो निर्जीव के अगेंस्ट, तो जैसे कि एलर्जी। अब किसी को कोई चीज़ से एलर्जी है, तो उसको एलर्जी है तो फिर उसको क्या होगा कि शरीर में कहीं पर गया तो जैसे खांसी जुकाम, अधिक खांसी होने लगा या छींक आने लगा बार बार, तो मतलब धूल वगैरह जैसे उड़ रहा है, वह व्यक्ति कहीं वहाँ पर चल गया तो उसको जैसे छींक आने लगा या खांसी आने लगा, तो उसको उस जगह से एलर्जी है। या फिर किसी को कहता है कि हाँ मतलब कोई कोई फल खाया या कोई मतलब सब्जी खाया तो इससे एलर्जी उसको है, मतलब वह यह सब्जी नहीं खाता है, उसको एलर्जी है इस सब्जी से या वो फल से या किसी भी चीज़ से जो खाया तो मतलब उसको एलर्जी है, उसको छींक आने लगता है या कुछ होने लगता है। तो एलर्जी है इसका मतलब वो गलत नहीं है, वो अच्छा है। क्योंकि एलर्जी है तब उसके अंदर किसी भी चीज़ से तब उसको खुद पता चल जाता है कि हाँ हमको छींक जैसे आने लगा, तो उसको पता चलेगा कि बार बार आता है को छींक या खांसी, जिस चीज़ से उसको एलर्जी है वहाँ पर जाने से या उस चीज़ को खाने से, तो उसको खुद पता चल जाएगा कि हाँ हमको इस चीज़ से एलर्जी है, व्यक्ति को पता चल जाता है। तो वहाँ पर ही क्या होगा कि बेसोफिल और इसिनोफिल जो है, तो जब उसको छींक या खांसी आने लगेगा एलर्जी होने की वजह से, तो बेसोफिल और इसिनोफिल जो है क्या करेगा कि हिस्टामिन 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 केमिकल हिस्टामिन केमिकल बनाएगा। इसिनोफिल और बेसोफिल दोनों के तो काम एक ही है, तो दोनों हिस्टामिन केमिकल बनाएगा। और हिस्टामिन केमिकल बनाएगा किस लिए, ताकि उसका शरीर वहाँ पर, मतलब वो व्यक्ति वहाँ पर सरवाइव कर सके, इसलिए हिस्टामिन केमिकल बनाएगा। इसिनोफिल और बेसोफिल, व्यक्ति को जिस चीज़ से एलर्जी है या जिस जगह से एलर्जी है वहाँ पर जाने पर जब छींक या खांसी आने लगा,
तो इसिनोफिल और बेसोफिल जो है क्या करेगा, हिस्टामिन केमिकल बनाएगा ताकि वह व्यक्ति वहाँ पर सरवाइव कर सके। अब दूसरा काम इसका क्या है, तो दूसरा काम है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। दूसरा काम क्या है, दूसरा क्या कार्य है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को चांटा मारा, कोई व्यक्ति किसी को चांटा मारा, तो कोई व्यक्ति जैसे किसी को चांटा मारा तो क्या होगा, तो जैसे चांटा कहाँ मारेगा, गाल पर अगर जो मारा, मान लिया जाए गाल पर, तो वहाँ पर क्या होगा, रेडनेस हो जाएगा। रेडनेस मतलब क्या होगा, वहाँ पर लाल हो जाएगा, और उसके बाद दर्द भी होगा, वहाँ दर्द होता है ना, पेन होगा मतलब दर्द होगा, और दर्द होगा, और क्या क्या होगा कि वहाँ पर सूजन आ जाएगा। सूजन आने से पहले जैसे कि वहाँ पर क्या होगा, उसका कोशिका वहाँ पर का जो है मर जाएगा। क्या होगा, कोशिका जो है मर जाएगा, और जब कोशिका मर जाएगा तो क्या होगा, सूजन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, और थोड़ा सा वहाँ पर देखिएगा कि गर्म महसूस होगा। नहीं तो गर्म महसूस होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी को चाटा मारा गाल पर तो क्या होगा, वहाँ पर रेडनेस हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और लाल लाल होगा। और वो लाल होने के साथ साथ क्या होता है, दर्द होता है, दर्द महसूस होगा, फिर वहाँ पर के क्या होगा, कोशिका मर जाता है, और कोशिका जब मर जाता है तो सूजन हो जाएगा, और क्या होगा, वहाँ पर गर्म महसूस होगा। तो ये सभी हो जाएगा, तो इसको ठीक तो करना है, ठीक भी तो होना है। तो ठीक होने के लिए क्या होता है कि बेसोफिल और इसिनोफिल जो है, बेसोफिल और इसिनोफिल उसको बेसोफिल और इसिनोफिल जो वहाँ पर सूजन आएगा, जो कोशिका मरेगा, उसको क्या करेगा कि बेसोफिल और इसिनोफिल क्या करेगा कि उसको जो कोशिका मरेगा, जहाँ पर सूजन आ जाएगा, तो उस मरे हुए कोशिका को क्या करेगा, खा जाता है। क्या करता है, खाता है, खाता नहीं करवाता। तो ये सभी जो क्रिया होगा, चाटा मारा तो रेडनेस हो जाएगा, मतलब लाल हो जाएगा, दर्द महसूस होगा, कोशिका मर जाएगा, सूजन वहाँ पर हो जाएगा, और थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। तो ये सभी जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में क्या होता है कि बेसोफिल बेसोफिल और इसिनोफिल ये जो क्रियाएं हैं, ये सभी करवाता है। क्या करवाता है, ये सभी क्रियाएं कौन करवाता है, तो बेसोफिल इसिनोफिल ये सभी क्रियाएं करवाता है। अब इसका तीसरा काम, तो हम लोग दो काम जाने, इसिनोफिल और बेसोफिल का। अब तीसरा काम है बेसोफिल और इसिनोफिल का। ये दूसरा काम तो यही है कि कोई व्यक्ति चाटा मारा तो वहाँ पर लाल हो जाएगा, फिर दर्द महसूस हो जाएगा, कोशिका मर जाएगा, सूजन हो जाएगा, गर्म महसूस होगा। ये सभी क्रियाएं कौन करवाएगा, तो बेसोफिल और इसिनोफिल करवाता है ये सभी क्रियाएं, तो करवाता है। अब तीसरा काम इसका जानना है कि एंटी क्लोटिंग करवाएगा। क्या, एंटी क्लोटिंग, एंटी क्लोटिंग करवाता है, एंटी क्लोटिंग। तो एंटी क्लोटिंग भी इसिनोफिल और एंटी क्लोटिंग फैक्टर लिखना है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर।
मतलब थक्का रोधी कारक। तो थक्का रोधी क्या होगा? थक्का रोधी कारक। तो थक्का रोधी कारक में क्या हुआ कि हेपेरिन शरीर में जो खून होता है उसको जमने से बचाता है। तो एंटीक्लोटिंग फैक्टर मतलब थक्का रोधी कारक के भी काम कौन करता है? तो बेसोफिल और इसिनोफिल। तो शरीर में खून ना जमे इसके लिए बेसोफिल और इसिनोफिल क्या करता है कि हेपेरिन 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 नामक हार्मोन को बनाता है, ठीक। ताकि और हेपेरिन हेपेरिन जो है वो हमारे शरीर में खून जमने से बचाता है। तो हमारे शरीर में खून जमने से हेपेरिन बचाता है। और यह भी काम कौन करवाता है? तो बेसोफिल और इसिनोफिल। हेपेरिन जो है शरीर में खून जमने से बचाता है। शरीर के अंदर खून जैसे जमना नहीं चाहिए, अंदर जमेगा तो क्या होगा? खून जमकर मतलब जब खून खून जब चल गति में रहेगा ही नहीं तो खून आदि जो अंदर में जम गया तो क्या होगा कि हाँ कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर हो जाएगा और जमकर गाढ़ा हो जाएगा। जैसे अंदर जमकर गाढ़ा हो गया तो कैंसर हो जाएगा। कैंसर हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। मर सकता है क्या? मर जाएगा। तो इसीलिए शरीर के अंदर खून जमना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, बाहर अगर जो कटा छटा तो वहाँ पर खून जमना चाहिए। लेकिन बाहर के लिए कोई और जिम्मेदार है, अंदर के लिए कोई और। तो शरीर में खून जमने से बचाता है कौन? हेपेरिन नामक प्रोटीन। और हेपेरिन नामक प्रोटीन जो है कौन बनवाता है? पूछेगा कौन बनवाता है तो बेसोफिल और इसिनोफिल डब्ल्यूबीसी। शरीर में खून जमने से बचाता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। और हेपेरिन नामक प्रोटीन को बनवाता कौन है? तो बेसोफिल और डब्ल्यूबीसी। बेसोफिल और इसिनोफिल डब्ल्यूबीसी। अब है अगला न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या है कि इट प्रोवाइड्स सेकेंड लेवल इम्यूनिटी। इट प्रोवाइड्स सेकेंड लेवल इम्यूनिटी। मतलब न्यूट्रोफिल जो है हमारे शरीर में दूसरे स्तर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। न्यूट्रोफिल जो है तो न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर में दूसरे स्तर की रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है या बनाती है। तो ये जो न्यूट्रोफिल जो है इसका कार्य किसके अगेंस्ट है? मतलब किसके विरुद्ध में है? तो इसका कार्य जो है लिविंग्स यानी कि सजीव के अगेंस्ट में है। मतलब सजीव के विरोध में है। तो सजीव क्या हुआ? जैसे कि बैक्टीरिया के विरोध में कार्य करता है न्यूट्रोफिल्स। और जैसे कि फंगी यानी कि कवक के विरोध में कार्य करता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, फंगी मतलब कवक। तो बैक्टीरिया या फंगी के विरोध में कार्य करता है न्यूट्रोफिल्स। और कई कौन से स्तर की रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है? तो दूसरे स्तर की। तो बैक्टीरिया ये जो न्यूट्रोफिल्स में जैसे कि हमारे शरीर में कहीं पर बैक्टीरिया आ गया, ठीक। बैक्टीरिया आ गया तो और यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स इस प्रकार है। तो बैक्टीरिया आ गया
और न्यूट्रोफिल्स इस प्रकार है बना हुआ, यहाँ पर बैक्टीरिया आ गया। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है कि अपना झूठी टांग इस प्रकार बनाएगा, इस प्रकार झूठी टांग बना लेगा। झूठी टांग जो बनाता है, झूठी टांग उसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। क्या कहेगा? झूठा टांग जो बनाता है इसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। न्यूट्रोफिल्स जो है स्यूडोपोडिया नाम के एक झूठा टांग बनाता है, और ये झूठा टांग बनाता है और इसी स्यूडोपोडिया से क्या करेगा, इसको भक्षण कर लेगा। झूठा इस स्यूडोपोडिया नाम के जो झूठा टांग बनाएगा उसी से क्या करेगा, यह चलेगा और चलकर इस प्रकार उसको अपने अंदर ले लेगा, बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेगा, मतलब खा जाएगा। तो खा जाएगा मतलब भक्षण करेगा। तो बैक्टीरिया का क्या, वो भक्षण कर देगा स्यूडोपोडिया नामक टांग से। और ये जो भक्षण करता है, भक्षण जो करेगा, खा जाएगा मतलब भक्षण कर देगा, अपने अंदर ले लेगा। भक्षण करने की जो प्रक्रिया है, करने की प्रक्रिया, तो इस जो ये जो भक्षण करने की प्रक्रिया है जो क्या फैगोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा? फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल क्या करता है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया आया तो इस प्रकार न्यूट्रोफिल अगर जो बना है और ये बैक्टीरिया है, तो अगर जो बैक्टीरिया आता है तो ये क्या करता है कि अपना झूठा टांग बनाता है, झूठा टांग बनाता है। उस झूठे टांग को क्या कहते हैं? तो स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो स्यूडोपोडिया के सहायता से ये चलेगा और चल कर क्या करेगा, बैक्टीरिया को खा जाएगा, मतलब भक्षण कर देगा। और ये भक्षण करेगा तो अपने अंदर ले लेगा, मतलब जो भक्षण करेगा बैक्टीरिया का, तो भक्षण करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो फैगोसाइटोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? भक्षण जो करेगा स्यूडोपोडिया की सहायता से बैक्टीरिया को, न्यूट्रोफिल्स, तो उस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहेंगे। अब है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो है ये, इसका क्या काम है? तो लिखेंगे दे प्रोवाइड एडवांस लेवल इम्यूनिटी। क्या लिखेंगे? दे प्रोवाइड्स दे प्रोवाइड एडवांस लेवल इम्यूनिटी। एडवांस लेवल इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? ये जो है फ्यूचर के लिए इम्यूनिटी प्रदान करना है, इनका काम है। फ्यूचर के लिए मतलब भविष्य में आने वाले रोगों से बचाने के लिए मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो है इम्यूनिटी प्रदान करता है। भविष्य में आने वाले रोगों जैसे टीबी या एड्स नहीं, मतलब टीबी या पोलियो, ये सब जो भविष्य में आने वाला रोग है उससे बचाने के लिए मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो है इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसीलिए लिखा गया दे प्रोवाइड एडवांस लेवल इम्यूनिटी, मतलब फ्यूचर में आने वाले रोगों से बचाने के लिए। तो जैसे इसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन कराया जाता है बच्चों को। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण करवाया जाता है टीकाकरण। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। तो बच्चा का टीकाकरण क्यों करवाया जाता है? ताकि आगे जाकर पोलियो ना हो या टीबी ना हो, है। तो वैक्सीनेशन में क्या अधिकांश जगह है कि अधिकांश वैक्सीनेशन में BCG का टीका दिया जाता है या फिर पोलियो का टीका दिया जाता है। BCG या पोलियो का टीका दिया जाता है वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में। तो क्या होता है कि वैक्सीनेशन जब करवाता है तो उसी टाइम, मतलब ये जो वैक्सीनेशन होता है ना, टीकाकरण होता है, उसमें पोलियो का मरा हुआ जीवाणु
रहता है, वैक्सीनेशन में पोलियो का मरा हुआ जीवाणु रहता है। और हमारे शरीर में क्या होता है कि अगर जो मरा हुआ जीवाणु मतलब कोई भी बाहरी चीज़ आ गया तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो क्या करता है कि एंटीबॉडीज बनवाता है। वो समझ जाता है कि हमारे शरीर में कोई बाहरी चीज़ आ गया है, जिससे मरा हुआ जीवाणु चल जाता है। पोलियो का वैक्सीनेशन वो बना ही होता है मरा हुआ जीवाणु का, तो पोलियो के जीवाणु का मरा हुआ मतलब पोलियो का जीवाणु रहेगा या फिर मरा हुआ बीसीजी के टीबी के जीवाणु जो होगा बैसिलस कलमेटोग्यूरिन उसके मरा हुआ जीवाणु होगा वैक्सीनेशन में। और जब वह शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट समझता है कि बाहर से कुछ आ गया, तो तुरंत कहता है एंटीबॉडीज बनाओ, मतलब प्रतिरक्षी का निर्माण करो। एंटीबॉडीज बनाओ मतलब प्रतिरक्षी का निर्माण करो। तो प्रतिरक्षी बनाने के लिए तुरंत कह देगा मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो किसको खिलाफ? तो वायरस के खिलाफ। किसके खिलाफ? वायरस के खिलाफ। वायरस के खिलाफ बनाएगा। तो ये जो वैक्सीन बनता है पोलियो का या बीसीजी का, तो उसमें मरा हुआ जीवाणु होता है। पोलियो या बीसी या फिर टीबी के मरा हुआ जीवाणु होता है और वह हमारे शरीर में दिया जाता है। इस हमारे शरीर में जब दिया जाता है सुई के माध्यम से, तब मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स समझ जाता है कि कोई बाहरी चीज़ आया है शरीर के अंदर, तो तुरंत एंटीबॉडीज बनवाता है, मतलब प्रतिरक्षी बनवाता है, एंटीबॉडीज बनवाता है। तो एंटीबॉडीज बनवाता है वायरस के खिलाफ। तो वह एंटीबॉडीज पहले जब बन जाता है तो बच्चा में ही बन जाता है, तब तो वह शरीर में रहता ही है। लेकिन बाद में जब पोलियो उसको होगा तो वह क्या होगा? सजीव आएगा। उस टाइम सजीव के रूप में आएगा। पोलियो या टीबी होगा तो सजीव के रूप में आएगा। लेकिन एंटीबॉडीज जो है वो तो बचपन से ही उसके शरीर में बना हुआ है, क्योंकि बचपन में उसको वैक्सीन लगा दिया गया था, तो बचपन से ही उसके शरीर में एंटीबॉडीज बना हुआ है। तो बाद में जो पोलियो उसके शरीर में आएगा या टीबी के जीवाणु आएगा, तो उसको मतलब उस जीवाणु को एंटीबॉडीज क्या करेगा? मार देगा, क्योंकि उसका एंटीबॉडीज बचपन से ही बना हुआ था। पोलियो और टीबी के जो एंटीबॉडीज है बचपन से ही बना हुआ था, क्योंकि बचपन में उसको वैक्सीन लगा दिया गया था। तो ये था मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स का काम। अब क्या है कि लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स है दो प्रकार के है, एक बी और एक टी। लिम्फोसाइट्स एक बी प्रकार होता है, एक टी होता है। तो इसका जो है बी जो है, इसका निर्माण मतलब फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बी प्रकार के जो लिम्फोसाइट्स है इसका निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में। और टी प्रकार के जो है लिम्फोसाइट्स, इसका भी निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में है, क्योंकि रक्त का ही जब निर्माण बोन मैरो में होता है, रक्त में WBC RBC सब होता है, प्लेटलेट्स होता है, तो इसका भी तो ये भी तो बोन मैरो में ही बनेगा। तो दोनों का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, क्योंकि RBC का निर्माण होता है बोन मैरो में, और RBC के अंदर ही होता है WBC, और WBC में ही मतलब रक्त का निर्माण होता है बोन मैरो में, और रक्त के अंदर ही होता है RBC WBC, और WBC का ही प्रकार है लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोनों का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में। लेकिन बात है कि बी लिम्फोसाइट है, इसका परिपक्वता मतलब मैच्यूरेशन कहाँ होता है? तो इसका होता है बोन मैरो में ही मैच्यूरेशन। बोन मैरो में ही यह मैच्योर हो जाता है, मतलब अस्थि मज्जे में ही यह
परिपक्व हो जाता है। लेकिन टी प्रकार के जो लिम्फोसाइट्स है इसका परिपक्वता कहाँ होता है? तो थाइमस ग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में। मतलब टी प्रकार के जो लिम्फोसाइट्स है इसका मैच्यूरेशन मतलब परिपक्वता कहाँ होता है? तो थाइमस ग्लैंड में, लेकिन बी प्रकार का बोन मैरो में ही होता है। अब है डिजीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कारण होने वाली बीमारियां। डब्ल्यूबीसी के कारण बीमारी। डिजीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। डिजीज ऑफ डब्ल्यूबीसी मतलब डब्ल्यूबीसी के कारण होने वाली बीमारी। तो यदि जो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी कम हो जाए, डब्ल्यूबीसी कम हो जाए, डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो यानी कि घट जाए तो क्या होगा? ल्यूकोपीनिया नाम के ल्यूकोपीनिया ल्यूकोपीनिया नामक होगा बीमारी। और ल्यूकोपीनिया जो होगा या क्या करेगा? इम्यूनिटी को कम कर देगा। क्या करेगा? इम्यूनिटी लो कर देगा। इम्यूनिटी लो मतलब इम्यूनिटी को कम कर देगा। डब्ल्यूबीसी अगर जो कम हो जाएगा हमारे शरीर में तो ल्यूकोपीनिया होगा, और ल्यूकोपीनिया क्या करेगा? इम्यूनिटी पावर कम कर देगा, और कम कर देगा तो आप लगातार बीमार उमार पड़ने लगेंगे। और यही अगर जो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए, ठीक, मतलब ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा अगर जो डब्ल्यूबीसी हो जाएगा तो क्या होगा? ल्यूकेमिया होगा। क्या होगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। और ल्यूकेमिया हो जाएगा तो क्या होगा? इसमें ब्लड कैंसर हो जाएगा। ल्यूकेमिया होगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। ब्लड कैंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया जब हो जाएगा तब। और ल्यूकेमिया कब होगा? जब शरीर में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा तब। और डब्ल्यूबीसी जब कम हो जाएगा तो ल्यूकोपीनिया होगा, और ल्यूकोपीनिया क्या करेगा? इम्यूनिटी को कम कर देगा, और इम्यूनिटी को कम करेगा तो लगातार आप बीमार पड़ने लगेंगे। नोट में एक लिखना है कि HIV एड्स होने पर HIV एड्स होने पर डब्ल्यूबीसी घट जाती है। डब्ल्यूबीसी घट जाती है। HIV एड्स होने पर डब्ल्यूबीसी घट जाती है। लिम्फोसाइट भी घट जाता है, और टी लिम्फोसाइट्स भी घट जाता है। टी मतलब HIV एड्स होने पर डब्ल्यूबीसी घट जाता है तो उसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स घट जाता है। तो कौन सा लिम्फोसाइट्स घटता है? तो टी लिम्फोसाइट्स घट जाता है। टी लिम्फोसाइट्स घटता है, बी लिम्फोसाइट्स नहीं, टी लिम्फोसाइट्स घटता है। HIV एड्स होने पर डब्ल्यूबीसी घट जाता है तो उसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी घट जाने पर क्या मतलब कौन सा डब्ल्यूबीसी घटता है? तो लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी घटता है। तो भी लिम्फोसाइट्स में से कौन सा लिम्फोसाइट्स घटता है? तो टी लिम्फोसाइट्स घट जाता है। अब एक चीज़ जानना है कि डैमेज सेल, जहाँ पर सेल हमारा डैमेज हो जाता है मतलब चोटीला हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन THROMBO थ्रोम्बोप्लास्टिन
नामक केमिकल, जहाँ पर सेल डैमेज हो जाता है वहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक केमिकल बनवाया जाता है। तो एड्स होने पर WBC घट जाता है, वो भी तो कौन सा WBC, तो लिम्फोसाइट WBC। और लिम्फोसाइट्स में कौन सा लिम्फोसाइट्स, तो टी लिम्फोसाइट्स।